हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं आरबीआई की जो मीटिंग हुई उसके बारे में। और आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम करने से मना कर दिया और इस बार भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए। अभी ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले जब मार्केट ओपन थी तब ये न्यूज़ आई, आरबीआई केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 6.5% इन द रीसेंट एमपीसी मीटिंग। द इन्फ्लेशन मे नॉट कॉज वरीज। The CPI forecast for FY24 has reached to 5.4% from 5.1% estimated earlier। तो यहाँ पर थर्ड टाइम ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने यहाँ पर रेट कट नहीं किए। मेरा मानना था, जितनी मेरी छोटी सी समझ है, कि यहाँ पर आरबीआई रेट कट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये 15 डेज पहले तक की बात है, 10 डेज पहले तक की बात है। अभी अगर हम एक बात को समझें कि ऐसा क्या था कि यहाँ पर आरबीआई ने रेट कट नहीं किए थर्ड टाइम भी, जबकि ऐसा हो सकता था कि रेट कट किए जा सकते थे। यहाँ जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये कि रेट कट कब होते हैं। रेट कट होते हैं तब जब इन्फ्लेशन डाउन हो, और इन्फ्लेशन डाउन सिर्फ हो नहीं, आगे भी होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसेंट पास्ट में यानी कि लास्ट 2-3 मंथ्स में इन्फ्लेशन का डेटा कम आया और इन्फ्लेशन कम भी हुए, लेकिन आगे चल के नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अगर ऐसा कुछ लगता है कि इन्फ्लेशन वापस से स्पाइक कर सकता है, वापस से ऊपर जा सकता है, तो यहां पर आरबीआई हमेशा प्रिकॉशनरी बेसिस पर रेट कम नहीं करते और रेट्स को अनचेंज रखते हैं, और वो आगे की सिचुएशंस को पहले देखते हैं कि आगे चल के जो यहाँ से वापस से इन्फ्लेशन बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ट्रिम डाउन होते हैं या नहीं होते हैं, नीचे इन्फ्लेशन का आना पक्का होता है या नहीं होता है, तब जाकर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो आप वापस से समझकर चलो कि इंटरेस्ट रेट कम दो सिचुएशन में मींस उस सिचुएशन में होते हैं जब दोनों कंडीशंस मीट हो रही हो। नंबर वन, रिसेंटली यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा कम हुआ हो, यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ हो परसेंटेज वाइज, और सेकंड, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस नहीं हो इमीडिएटली। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन तो कम हुआ था रिसेंट में, लेकिन इन्फ्लेशन के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब इस बात का कैसे पता चलता है? इंडिया में अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या रहने वाली है, इस बात को जानना है तो दो चार्ट्स आप ध्यान से समझा करो। सबसे पहले क्रूड ऑयल, और सेकेंड यूएसडी आईएनआर का प्राइस, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे इंडियन इकोसिस्टम को इन्फ्लेशनरी मोड में ले जाती है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यहां पर हेल्प करती है। क्योंकि अगर यहां पर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में जो तेल के प्राइसेस हैं, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ में अगर ऐसे में यूएस डॉलर का भी प्राइस बढ़ जाए तो ये तेल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम यूएसडी की बात करते हैं और यहाँ पर तेल के प्राइसेस की बात करते हैं, तो जो तेल के प्राइसेस जनरली बात की जाती है वो डॉलर टर्म्स में की जाती है, लेकिन डॉलर टर्म्स में प्राइसेस बढ़ गए और साथ में अगर डॉलर महंगा भी हो गया तो यहाँ पर डबल मार पड़ती है। और एक बार इंडिया में ये खर्चा बढ़ जाए तो बाकी सब चीजों के खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जियां हैं, ये एक एरिया से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचती हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक पहुंचती हैं। और इनको पहुंचाने में जो सबसे ज्यादा कीमत साथ में लगती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेट होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ट्रांसपोर्टेशन की मेन कॉस्टिंग यहाँ पर प्राइसेस होते हैं अपने डीजल के और पेट्रोल के। तो इस बात को समझना जरूरी है। अब अगर हम एक बार चार्ट्स देखने लगे, यहां पर यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट है और यहां पर जो यूके ऑयल का चार्ट है, जिसको हम ब्रेंट ऑयल कहते हैं, दो प्राइसेस होते हैं जनरली, ब्रेंट ऑयल एंड दूसरा हमारा होता है टेक्सास ऑयल। तो उसको हम कहते हैं यूएस ऑयल। यूएस ऑयल भी यहां पर कहा जाता है, डब्ल्यूटीआई कहते हैं इसको। और अगर हम यहां पर प्राइसेस देखने लगे तो दोनों के सेम ही रेशो में चलते हैं, बस यूके ऑयल थोड़ा सा महंगा होता है, जो ब्रेंट क्रूड है उसका प्राइसेस थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होता है। तो हम यहां पर देखें तो अभी प्राइस है 87.32। अब सिचुएशन अगर हम देखने लगे तो वापस से जो एक यहां पर बार बार रेसिस्टेंस बनता है, तो क्रूड प्राइस वापस से सेम लेवल पर जा चुका है। अगर हम देखें मींस यहां पर सेम लेवल पर गया, फिर सेम गया, नीचे आया, फिर सेम गया, फिर नीचे आया, फिर सेम लेवल पर गया, फिर नीचे आया, फिर सेम लेवल, देन नीचे, फिर सेम लेवल, और वापस से फिर से सेम लेवल पर आ गया और यहीं पर रुका हुआ है। तो जो 87 का लेवल है यहां पर कितनी बार रुका? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम यहां पर सेम लेवल पर इसने रेसिस्टेंस दिखाया है। अब वैसे तो एक ही रेंज बनी हुई है और ये रेंज को हम कह सकते हैं 75 से लेकर 87 के बीच की रेंज है, लेकिन जो
हाई बना था क्रूड का, दैट वाज 137, इट वाज ए बिग बिग नंबर। और उसके बाद में जो दो बार रेसिस्टेंस लिया था दैट वाज 123। अगर हम यहाँ पर एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगाने लगे तो 122, और जो इसका हाईएस्ट लेवल था दैट वाज 138। उसके बाद में दो तीन बार सेम लेवल पर 106 के आसपास आया, फिर टू टाइम्स यहाँ पर 99 के आसपास आया, बट एवरी टाइम ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करने में नाकामयाब रहा और नीचे ही आया। अब मैं ये कहता हूं कि अगर जो प्रिकॉशनरी नोट लिया है ना उसका वो कहां से आया, वो इसी चीज से आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार ये जो क्रूड ऑयल है, ये मेरी समझ है यहाँ पर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मार्केट को लेकर प्रैक्टिकली जितनी मेरी समझ है, थियोरेटिकली आई एम वेरी वीक, लेकिन प्रैक्टिकली चीजों को समझने में जो मेरी समझ है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अगर यहां से ऊपर चला जाता है तो इन्फ्लेशन की मीन्स इन्फ्लेशन को बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाता, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और यहां से ऊपर जा सकता है क्या? यस, इतनी बार अगर इस तरह से ये बार बार कर रहा है तो जा भी सकता है, लेकिन नहीं भी जा सकता। कहना जरूरी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार सेम लेवल पर चीजें टकराई हैं लेकिन फाइनली नीचे आ गया है। और अगर जाता भी है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहां पर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, दैट इज 97 98 के आसपास। ये एक रेसिस्टेंस है जिसको तोड़ना मुझे नहीं लगता किसी भी हिसाब से वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल से ऊपर 100 से ऊपर कभी भी ये प्राइसेस रुकते ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखने लगे या मंथली चार्ट देखने लगे और बड़ा सा भी हम टाइम फ्रेम देखने लगे तो भी इससे ऊपर रुक नहीं पाते, ऊपर जाते हैं फिर नीचे फिजल आउट हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं। और जो करंट में लेवल है 87 का, ये अपने आप में एक अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है और यहां पर बहुत बार पहले प्राइस एक्शन देखे गए हैं। यानी कि सेम लेवल पर यहां ये आया 2010 में और उसके बाद में 87 के बाद वापस से 69 के आसपास आया, लेकिन फिर ऊपर निकल गया, सस्टेन नहीं कर पाया, 120 के आसपास घुमा, फिर से नीचे आ गया और सेम लेवल पर रेजिस्टेंस इसने फिर से दिखाया 87 पर 2018 में, सेम लेवल पर यहां फिर से दिखाया 2021 में। और जो ये यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बना था, शायद इसका टारगेट यहां पर पहले ऑलरेडी अचीव भी हो गया। जो लोग कहते हैं कि कप विद हैंडल पैटर्न काम नहीं करता, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये हमेशा इसी तरीके से काम करता है। बहुत ज्यादा हो जाता, शायद वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये चीज साफ साफ नजर आ रही थी कि यहां से ऊपर जाना है और ऊपर जाकर ये फिजल आउट भी हो गया और ऊपर जाके फिर नीचे भी आया और नीचे आने के बाद में जो रेसिस्टेंस ले रहा है ना, ये सेम लेवल पर ले रहा है। यानी कि इसके ऊपर अगर यहां पर ये अगर सपोर्ट लेता तो वापस से ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन नीचे आने के बाद में यहां पर जो ब्रेकआउट लेवल था पहले उसके नीचे बार बार रेसिस्टेंस लेना तो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, लेकिन इस चीज को नकारा भी नहीं जा सकता। सो नटशेल में मैं ये चीज कह रहा हूं क्रूड के प्राइसेस को लेकर कि जो अभी आरबीआई ने थोड़ा सा प्रिकॉशनरी चीजें दिखाई हैं कि यहां से इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, जैसा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में मेंशन भी किया है, और जो प्रोजेक्शन है उसको रेज भी किया है, 5.4 कर दिया है 5.1 से। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यहीं से नजर आता है। अब ये तो हो गई क्रूड ऑयल की बात, जो थोड़ा सा इस टाइम पर बॉर्डर पर है कि यहां से ऊपर गया तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और इन्फ्लेशन यहां पे थोड़ा सा बढ़ सकता है। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर क्रूड प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या आता है? यूएसडी आईएनआर का। जब हम यूएस डॉलर की बात करते हैं, यूएस डॉलर यहां पर यह दिखाता है कि मैं यहां से ब्रेकआउट नहीं दूंगा। वो कैसे? यूएस डॉलर इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में बार बार 83 के लेवल पर आकर रुक जाता है, 82.96 या 83 सेम ही लेवल कहेंगे। और जितनी बार क्रूड ने अपना यहां पर बार बार रेसिस्टेंस दिखाया है, उतनी ही बार यहां डॉलर ने भी रेसिस्टेंस दिखाया है। सो 1 एंड उसके बाद में 2, उसके बाद में फिर से 3, फिर ये 4, उसके बाद में ये पूरी रेंज 5, फिर से 6 और 7, उसके बाद 8, उसके बाद ये 9 और 9 के बाद अच्छी बात क्या है, जैसे हर बार ये वापस से नीचे आता था, वापस से आज फिर नीचे आना शुरू हुआ। और नीचे आना कब से? जो इसने एक रेंज बनाई, यहां पर कंसोलिडेशन की, उससे नीचे ब्रेक डाउन होकर नीचे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। क्लोज कहां होगा नहीं पता, लेकिन अगेन इट इज टर्निंग डाउन साइड फ्रॉम द सेम लेवल जहां से हर बार होते हुए नजर आया है। अब यहां पर ये क्या पैटर्न बनता है? यहां पर ये पैटर्न बनता है एक ट्राइंगल पैटर्न, या इसको वेज पैटर्न कहते हैं बेसिकली। और अगर ये डाउन साइड आता है तो जो इसकी यहां पर डेप्थ है
उतनी ही डेप्थ ये नीचे की तरफ जब ये ब्रेकआउट देगा और फाइनली नीचे जाएगा, यहां से आती हुई नजर आती है, जो 79 के आसपास पहुंचता है। अब करंट प्राइस इज 82 और 79 तक अगर पहुंचता है तो टोटल फॉल हमें यहां पर नजर आता है 5% के आसपास का। और ये 5% का फॉल एक्चुअल में क्या करेगा, 4% के आसपास का, कि जो इंपैक्ट यहां पर बाकी चीजों में है, इन्फ्लेशन, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं और जैसे ही यहां पर डॉलर का प्राइस कम होगा तो इंपोर्ट करने की हमारी लागत कम हो जाएगी, तो उससे भी थोड़ा सा यहां पर राहत मिलती है इन्फ्लेशन में। तो ये इन्फ्लेशन में जब यहां पर राहत मिलती है तो हम इसको एक चीज और मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूं कि यूएस डॉलर किस तरीके से हमेशा काम करता है। तो सबसे पहली बात, यहां 82 83 के लेवल पर मुझे ये यहां पर सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आता, ये सीधा सीधा मुझे इस बार नीचे की तरफ आते हुए नजर आता है। उसका एक और मैं आपको रीजन बताता हूं कि जब कभी भी नया हाई बनाती है जो यूएस डॉलर इंडिया के अगेंस्ट नया हाई बनाता है, तो उसके बाद में, इससे पहले जब भी नया हाई बनाया और ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद में जैसे मैं बताता हूं, ये अपना पुराना हाई था, इसके बाद में नीचे से घूमकर ऊपर गया और ऊपर जाकर जो ब्रेकआउट लेवल था, दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, वापस से इस लेवल तक जरूर आया और सिर्फ इस लेवल तक नहीं, उसके नीचे भी आया। इससे पहले अगर हम चेक करें कि ऐसा हुआ था क्या, तो इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। हमने यहां पर देखा कि एक बार पहले ये सेम लेवल को टच किया, सेम लेवल को टच किया तो छोड़ देते हैं, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में सेम लेवल जहां पर ब्रेकआउट था, इस लेवल तक ये जरूर आया वापस से। इससे पहले अगर हम देखने लगे इस बात को कि ऐसा हुआ था क्या, तो उसको बात को भी चेक कर लेते हैं। हम यहां पर सेम लेवल को भी बड़े लार्ज स्केल पर भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को चेक करने लगे कि जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आया क्या, यस यहां तक आया। लेकिन अगर हम छोटे छोटे लेवल्स की अगर बात करने लगे, जैसे हमने यहां पर चेक किया तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहां पर ये रिट्रेसमेंट होकर आया, हमने वापस यहां पर चेक किया, ऊपर जाकर ये रिट्रेसमेंट होकर आया। तो ये रिट्रेसमेंट होकर आता जरूर है। हम यहां पर अगर चेक करने लगे तो यहां पर चेक करें तो भी आप देख सकते हो कि इतना बड़ा सा यहां पर गया और इतनी ऊपर तक गया, मीन 68 तक गया 57 से, लेकिन रिट्रेस होकर 68 से ये वापस से 57 58 आया, ऑलमोस्ट सेम लेवल तक। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज यहां पर भी हुई है कि एक बार रैली दिखाई, 54 को तोड़कर ऊपर गया, लेकिन रिट्रेस होकर वापस से 51 आया। ये हमेशा का है और ये हमेशा से होता रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा चीज नहीं है, ये कोई कंपनी के रिजल्ट्स नहीं है कि कंपनी ग्रो करती रहेगी, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता रहेगा और नेट प्रॉफिट तो बढ़ना ही है, तो स्टॉक प्राइस हो सकता है वापस से रिट्रेस ना करे। दिस इज द इकोनॉमी। यहां पर ऐसा नहीं है कि यूएस इकोनॉमी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन राइजिंग एंड इंडियन इकोनॉमी विल नॉट राइज। तो ये जो प्राइसेस हैं अभी, ये यहां से सीधे सीधे रिट्रेस होते हुए नजर आते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। और कहां तक रिट्रेस होते हुए नजर आते हैं, जो इसका पुराना हाई था 77 82 से, ये सीधा सीधा यहां पर रिट्रेस होता हुआ नजर आता है। अब ये मत कर लेना कि विवेक भाई जब इतना सारा हमने बैक टेस्टिंग कर लिया और चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, यूएस डॉलर को यहां पर शॉर्ट करके बैठ जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। करना है तो अपनी समझ से करना है, ना तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक लेने हैं, ना मेरे कहने से यहाँ पर निफ्टी लेनी है, ना बैंक निफ्टी लेनी है, ना फिर शॉर्ट करनी है। जो कुछ करना है आपने अपने हिसाब से करना है। मैं सिर्फ आपको रीजंस बता रहा हूं कि कहां पर आरबीआई थोड़े से स्टक हुए होंगे कि यहाँ प्रोजेक्शन को बढ़ा दिया गया 5.1% से 5.4% और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया गया। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस को देखकर यहाँ ये लगता है कि डॉलर भी यहाँ से टूटेगा और जो अपना क्रूड का प्राइस है वो अगर ऊपर गया तो साथ के साथ वापस से नीचे भी आ जाएगा, और नीचे आएगा तो फिर से यहाँ पर अच्छी सिचुएशन हो जाएगी और बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन करता हुआ यहां से नजर नहीं आता। अब जब ये चीजें नजर नहीं आती, हम एक बार और देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे एसबीआई की हम बात करते हैं या फिर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने इस सिचुएशन को किस तरीके से लिया। बैंक निफ्टी ने भी जो पुराना हाई था उसके नीचे नहीं गया, और जो सपोर्ट इसने बैंक निफ्टी ने बनाई हुई थी, जो डाउ थ्योरी के बेस पर बनी हुई थी, उसके नीचे क्लोजिंग तो नहीं हुई अभी तक, वो सेम ही लेवल पर आकर बार बार सपोर्ट ले लेता है। अगर हम यहां पर एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे तो एचडीएफसी बैंक में भी यहां पर सेम ही सीन नजर आता है कि जो रिसेंट इसने लो बनाए थे उसके नीचे जाते हुए नजर नहीं आया और इसने यहां पर ही सपोर्ट ली। हम साथ में अब एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई ने भी यहां पर सेम काम किया। जो इसने लो बनाया हुआ है, ये अपना जो लो बना हुआ है इसके नीचे नहीं गया और यहीं पर आकर इसने सस्टेन किया। हाँ, कोटक बैंक थोड़ा सा प्रेशर में आ गया,
वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहां पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी भी बनती हुई नजर आती है। अब लेकिन एक काम यहां हो सकता है कोटक बैंक के केस में, क्योंकि यहां पर एक गैप नजर आता है, और ये गैप बेसिकली क्रिएट हुआ था लास्ट टू मींस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये गैप ओपन था। कई बार होता है कि गैप फिल होने के लिए आता है, अब गैप फिल होने के लिए हो सकता है नीचे आए, और अगर ये फर्दर नीचे गैप फिल करता है तो यहां से 2%, 1.5%, 1.8% के आसपास की गिरावट और आ सकती है, और उसके बाद में ऊपर चलना शुरू कर सकता है। तो ऐसे में हो क्या रहा है बेसिकली, जब मार्केट बुल रन में होती है तो मार्केट हमेशा जो थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज भी है ना, उनको एब्जॉर्ब करती है और उनको इग्नोर करती है, और जो अच्छी न्यूज होती है उनको यहाँ पर फैक्टर इन करके चलती है, यानी कि उनको यहाँ पर इंपॉर्टेंस देती है, वेटेज देती है, और उसकी वजह से मार्केट को ऊपर ले जाना शुरू करती है। जब मार्केट बेयर रन में होती है तो अच्छी न्यूज को इग्नोर किया जाता है और बेकार न्यूज को यहाँ पर एक्सेप्ट करके मार्केट को गिराया जाता है। अभी मार्केट बुल रन में है, यहाँ पर इन सब सिचुएशंस के बावजूद भी बैंक निफ्टी में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, जितना ऑलरेडी करेक्शन आया हुआ है सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, जिसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, एंड एनी रिट्रेसमेंट 7 to 8% दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल बुल रन। अगर ये एक ही तरीके से ऊपर बन के जाएगा सीधा सीधा रॉकेट बनकर, तो कितने लोग पैसा कमा पाएंगे? कोई भी नहीं कमा पाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर हैं, जो ऑपरेटर ऑप्शंस को राइट करते हैं, कॉल एंड पुट को राइट करते हैं, उन्होंने भी तो पैसा कमाना है। यहाँ पर जब वो पूरे मंथ में स्टॉक प्राइसेस को एक ही रेंज में रखकर छोड़ देंगे, तो जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, ऑप्शन राइटर्स हैं उनके पैसे बन जाएंगे। अब जब पब्लिक को लगेगा कि यार ऑप्शन को राइट करना चाहिए था, यहाँ पर सेल करना चाहिए था, हमने भी यहाँ पर पहले सेल करके बाद में बाय करने का सोचना चाहिए था, जिससे हम भी प्रीमियम खा सके। और जैसे ही पब्लिक यहाँ पर ऑप्शन राइट करने में पहुंचेगी, फिर ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और वन साइड डायरेक्शन लेकर स्टॉक प्राइसेस को ऊपर ले जाएगा और उनका पैसा खा जाएगा। तो यहाँ पर समझदारी से काम करना है, यहाँ पर इन बातों को समझना है कि कौन सी चीज कैसे चल सकती है, कब तक चल सकती है। इसीलिए मेरा कहना है कि जब तक 3-4 साल पैसे ना कमा लो इक्विटी में, तब तक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। जब तक हम नॉर्मल हाईवेज पर अच्छे से गाड़ी ना चला लें सेफली 2-3 साल तक, तब तक फॉर्मूला 1 रेसर बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले सीख लो, चला लो, जनरल गाड़ियां चला लो, उसके बाद में और अच्छी चला लो, और अच्छी चला लो, और अच्छी चला, स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो अच्छा है। हम लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर कि पहले ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं कि 10,000 के 50 लाख हो जाएंगे, और उसके बाद में हम इक्विटी ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में हम आराम से पैसा कमाएंगे। जबकि उल्टा करना होता है यहाँ पर, अगर करना है तो। वैसे तो फॉर्मूला 1 रेस मींस गाड़ी चलाने की जरूरत क्या है, जब अपनी अच्छी गाड़ियां हिंदुस्तान में हैं और अपनी अच्छी गाड़ियों को अच्छे हाईवेज पर अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए गाड़ी चलाओ अच्छे से। तो यहाँ पर भी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए ट्रेड करो, इसको सरदर्द मत बनाओ, क्योंकि जैसे आप मेहनत करके नौकरी में अपना मेहनत करते हो और सैलरी आती है, उस सैलरी को एंजॉय करते हो, इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक अप्रोच से अपना सिस्टमेटिक प्लान बनाओ। और प्लान बनाने के लिए मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस डाली हुई हैं यूट्यूब पर, मैं ये बात उन लोगों के लिए रिपीट करता हूँ जो लोग नए आए हैं चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 7 वीडियोस हैं 3 आवर्स ईच की, उनको देखो, पूरा कोर्स है, सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, और उसके बाद में पैसे कमाओ, लाइफ को अच्छा बनाओ। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा इन सभी चीजों का। आपने सीखते रहना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई वक्त नहीं होता। हम जितने मर्जी रिच हो तब भी सीखना चाहिए, जितने मर्जी गरीब हो तब भी सीखना चाहिए। निराश होने की जरूरत नहीं है, आज से अच्छा करना शुरू कर दो। पास्ट में क्या हुआ उस चीज को छोड़ जाते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ शेयर करना, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, ये आपका काम है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।